हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेंद्र चतुर्वेदी हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मंत्रा पर। जो लोग भी वीडियो को इसको क्लिक कर रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे किसी आवेशित वलय के कारण तथा किसी आवेशित डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात किसी चार्ज रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाएगी और साथ साथ किसी चार्ज डिस्क के एक्सिस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों डेरिवेशन एक ही वीडियो में इनबिल्ट किए जाएंगे क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। किसी चार्ज रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आर रेडियस की, कैपिटल आर रेडियस की एक रिंग है जो रिंग पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब इस रिंग पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है। आप जानते हैं कि शुरुआत के वीडियो में मैंने बताया था कि कन्वेंशनली जब हम फार्मूला ड्राइव करते हैं तो फार्मूला ड्राइव करते समय हम लोग जो भी आवेशित वस्तु लेंगे उस आवेशित वस्तु पर हम धनात्मक आवेश ही मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज ही मानते हैं कन्वेंशनली, अर्थात ये परंपरा है शुरू से। बाकी इस पर नेगेटिव चार्ज भी कंसीडर किया जा सकता है, बस प्लस की जगह माइनस साइन एक आएगा। ठीक, डायरेक्शन वगैरह बदल जाएगी एंड सो ऑन। तो ये जो रिंग है ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है। इस आर रेडियस की पॉजिटिवली चार्ज रिंग का सेंटर O है और इसका जो एक्सिस है, एक्सिस पर x दूरी पर एक पॉइंट P है। दिस डिस्टेंस इज x दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम रिंग की बात करें। ये जो आपके सामने रिंग है ये सेंटर O है और ये रेडियस है कैपिटल R। आप ध्यान दें ये रिंग आपके सामने ऐसे रखी गई है और यहाँ जो फिगर बना है इसको हमने ऐसे बनाया है, मतलब वर्टिकली ये बोर्ड के परपेंडिकुलर कर दी। यहाँ तो इसके एक्सिस में लाई कर इसके प्लेन में लाई कर रही है और यहाँ पर इस रिंग को हमने ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया है इस ब्लैक बोर्ड पर। ठीक, अब ध्यान दें ये जो रिंग है ये रिंग बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से बनी हुई मानी जा सकती है। ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, इस प्रकार के बहुत सारे एलिमेंट होंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, इस रिंग का कोई एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं डीएल। तो ऑब्वियस सी बात है डीएल के सिमेट्रिकली, क्योंकि ये सममित आकृति है, सिमेट्रिकल शेप है, तो सिमेट्रिकल शेप में हर एलिमेंट का एक सिमेट्रिकल एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट जस्ट इसके सामने होगा। इसकी लेंथ भी क्या मान लेते हैं, डीएल, मतलब इसका बराबर और विपरीत अवयव, इसका बराबर और विपरीत अवयव। तो इन दोनों एलिमेंट्स को, लाइन एलिमेंट्स को यहां पर प्रदर्शित किया गया है। एक एलिमेंट यहां पर है डीएल और दूसरा एलिमेंट यहां पर है नीचे डीएल। ठीक, अब बात करते हैं रिंग की। एजम्पशन जो होंगी वो एजम्पशन यहां पर लिखी गई है कि लेट ए पॉजिटिवली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R हैविंग टोटल चार्ज Q विद सेंटर O, अर्थात इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कैसे मिलेगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। रिंग की टोटल लेंथ कितनी होगी, ये रिंग की जो सरकमफ्रेंस है, रिंग की परिधि, और रिंग की परिधि कितनी होगी, 2 पाई R। क्यों, क्योंकि अगर इसको यहां से तोड़ करके और इसको फैला दिया जाए तो इस रिंग की जो लेंथ बनेगी वो इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। अर्थात इस रिंग को तोड़ने पर इसको अगर लंबा कर दिया जाए तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई R वही इसकी लेंथ बन जाएगी, लंबाई बन जाएगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो लेंथ यहां पर क्या बनेगी, इसकी सरकमफ्रेंस बनेगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन 2 पाई R। ठीक, अब ये बताओ बेटा, हमने यहां पर जो एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, करेंगे क्या, वही पुराना स्टेप कि हम एक छोटे से एलिमेंट के कारण, इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहां पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले तो यहां डिस्टेंस लिख देते हैं, ये दूरी। ये बताओ बेटा, ये R है और ये x है, तो ये हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये R और ये पूरा क्या, x, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये हो जाएगा। अच्छा ये बताएं
कि पर यूनिट लंबाई पर चार्ज कितना है, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा। हमने जो यहाँ एलिमेंट कंसीडर किया है, इस एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा, मान लेते हैं इस एलिमेंट पर कितना चार्ज है, dq। तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू dl, अर्थात पर यूनिट लेंथ पर चार्ज इंटू लेंथ। पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा, और लेंथ कितनी है, dl। किसकी लेंथ, जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है। तो अब आप बताइए कि इस छोटे से आवेशित एलिमेंट के कारण, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट पर कितना चार्ज है, dq। इस dq चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्योंकि ये चार्ज छोटा सा है, ये एलिमेंट छोटा सा है, तो इस चार्ज अवयव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी dE, वो भी बहुत ही सूक्ष्म होगी। तो उसको हम dE लिख देते हैं। आप E का फार्मूला जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, अर्थात दूरी का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, Q की जगह यहां पर क्या रहेगा, dq अपान डिस्टेंस स्क्वायर। यहां पर डिस्टेंस कितनी है, ये लाइन एलिमेंट जो है, इस लाइन एलिमेंट की यहां पॉइंट P से दूरी कितनी है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, तो हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपान डिस्टेंस स्क्वायर। किसकी डिस्टेंस, ये चार्ज एलिमेंट की डिस्टेंस, जिस चार्ज एलिमेंट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। और क्या बताया, इस छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी राशि होती है, वेक्टर, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते समय हमको उसकी डायरेक्शन देखनी होती है। और क्या बताया था आपको परिभाषा में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा होती है E इक्वल टू F अपान Q नॉट। तो आपको बताया था कि जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिर कूलाम का नियम याद करिए, फोर्स क्या बताया था, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर या तो अंदर की ओर, मतलब the force will act along the line joining two charges either away or towards. It depends that force is attractive or repulsive. ये निर्भर करता है कि फोर्स आकर्षण का है कि प्रतिकर्षण का, ठीक। तो आप जानते हो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट P पर कैसा चार्ज कंसीडर कर ले, Q नॉट। और आप जानते हो कि ये धनावेश होता है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा यही है, ये भी कैसा आवेशित है, धनावेशित। तो इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इसको हम बोल देते हैं, ये क्या है बेटा, dE। ठीक इस वाले एलिमेंट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में यही होगी, अर्थात परिमाण उसका यही होगा। क्यों, क्योंकि ये दूरी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो ये दूरी भी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगी, ठीक। तो सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी। डायरेक्शन कौन सी होगी, इस वाले एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की ओर होगी। ये भी कितनी होगी, dE। क्यों dE होगी, क्योंकि एलिमेंट की लेंथ बराबर है, ये भी एलिमेंट उतना ही है, इस पर भी चार्ज dQ है, इस पर भी चार्ज dQ है, इस एलिमेंट की भी डिस्टेंस यहां से इतनी है और इस वाले एलिमेंट की भी डिस्टेंस इतनी है, बस डायरेक्शन अलग अलग होगी। इस वाले एलिमेंट के कारण डायरेक्शन इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर, और इसकी डायरेक्शन इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। चलिए मान लेते हैं कि ये जो एंगल है बीच का, दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो बेटा इसको अगर रिजॉल्व करें अब इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हार्जेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में, तो इसका इस वाले का हार्जेंटल कंपोनेंट आ जाएगा dE cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा dE sin थीटा, ठीक। इस वाले का भी हार्जेंटल कंपोनेंट इधर ही आएगा dE cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, dE sin थीटा, dE sin थीटा। तो आप देख रहे हो ये dE sin थीटा और ये dE sin थीटा दोनों बराबर हैं और विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे।
इसका तात्पर्य है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस एक्सिस के अलॉन्ग बाहर की ओर ही होगी और कॉस कंपोनेंट के योग के बराबर होगी। तात्पर्य क्या है कि जब हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड को हार्जेंटल कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं तो इसका हार्जेंटल कंपोनेंट डीई cos थीटा इधर, डीई sin थीटा ऊपर, और इसका डीई cos थीटा इधर और डीई sin थीटा नीचे। तो ये डीई sin थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा और इधर जो कंपोनेंट बचेगा डीई cos थीटा, वो दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट होंगे उन सभी छोटे एलिमेंट की जो हार्जेंटल कंपोनेंट होगी उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की, उन छोटे एलिमेंट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड के हार्जेंटल कंपोनेंट होंगे वो हार्जेंटल कंपोनेंट सबको कैंसिल कर देंगे, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट सबको कैंसिल कर देंगे और हार्जेंटल कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो इनके सभी के हार्जेंटल कंपोनेंट को ऐड कर देंगे या उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हम ये कह सकते हैं कि डीई sin थीटा बराबर 0, तब समेशन लगा देंगे और दूसरा समेशन लगाएंगे डीई cos थीटा बराबर ई। तात्पर्य कि सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हार्जेंटल कंपोनेंट होगा उन सब का गणितीय योग मैथमेटिकल एडिशन डायरेक्शन के साथ 0 होगी, क्योंकि एक एलिमेंट की वर्टिकल कंपोनेंट, एक एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर देगा और जो भी होगा वो सब हार्जेंटल होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इनके सभी के हार्जेंटल कंपोनेंट के योग के बराबर होती है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, एडिशन। ठीक, अच्छा, मॉडर्न मैथमेटिक्स में एडिशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, समाकलन से। समाकलन कर दिया, ठीक। इंटीग्रेशन, अच्छा ये क्लोज पाथ इंटीग्रेशन होगा। क्लोज पाथ इंटीग्रेशन क्यों होगा? क्योंकि रिंग जो होती है एक बंद वक्र होती है। रिंग के अंदर जब ये लाइन एलिमेंट डीएल जो है वो रिंग के अंदर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो रिंग क्योंकि गोल गोल होती है तो रिंग की ना तो कहीं शुरुआत होती है ना कहीं उसका अंतिम पॉइंट होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्लोज पाथ के राउंड इंटीग्रल करेंगे और क्लोज पाथ के राउंड अगर इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रल में ऐसे मार्क कर देते हैं क्लोज पाथ इंटीग्रल। ये गोला जो लगाया गया ये गोला बताता है कि इंटीग्रेशन का पाथ जो है वो बंद है या बंद वक्र है। ठीक, बात समझ में आई आपको? तो ध्यान दें यहाँ पर डीई sin थीटा तो खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्लोज लूप इंटीग्रल डीई cos थीटा के बराबर होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख देते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन डीई cos थीटा। कहां से स्पष्ट है? फिगर से सब स्पष्ट है। ठीक, अब ये बताओ बेटा, इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू डीई की वैल्यू रखिए जरा 1 बाई, अच्छा डीई की वैल्यू रखने से पहले यहाँ डीक्यू की वैल्यू रख देते हैं। ये बताइए डीक्यू इज इक्वल टू क्या है, लेमडा डीएल। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, डीक्यू को हटा रहे हैं, डीक्यू को हटाएंगे तो डीक्यू की जगह क्या लिखेंगे, लेमडा डीएल। सो इट विल बी लेमडा डीएल। अब जरा ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं डीई की, ये आ जाएगा क्लोज लूप इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डीएल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दें ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डीएल के रिस्पेक्ट में। तो डीएल को छोड़ करके और यल को छोड़ करके जो कुछ भी होगा वो कांस्टेंट होगा, उसको बाहर निकाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम डीएल या यल जो होगा उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, बाकी सबको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, जरा देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ डीई की वैल्यू रखी थी, cos थीटा भी है ना, तो डीई के साथ क्या रखेंगे, cos थीटा भी रखेंगे। डीई की वैल्यू ये रखी और cos थीटा भी साथ में है, तो cos थीटा यहाँ छूट गया था। यह आ जाएगा लेमडा अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सब बाहर, यहाँ पर सिर्फ डीएल बचेगा। इंटीग्रेशन ये बचेगा डीएल क्लोज लूप इंटीग्रेशन इनटू cos थीटा।
अब ये बताओ बेटा, cos थीटा हमको निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं? cos थीटा, यहां पर देखेंगे ट्रायंगल, ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट बेटा P है, दिस पॉइंट इज P। तो आप इस ट्रायंगल में देखिए P O, और मान लीजिए ये पॉइंट A है, तो ट्रायंगल POA में देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अर्थात आधार क्या है? OP है, और कर्ण क्या है? AP है। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हो? सिंस cos थीटा इज इक्वल टू OP अपॉन AP, that will be simply x upon under root r square plus x square। यहां पर और ध्यान दें, ये स्क्वायर था तो ये टर्म क्या रहेगा? स्क्वायर। सिंपली स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हम हटा दे रहे हैं, तो अंडर रूट यहीं से गायब कर देते हैं, यहां भी अंडर रूट हटा देते हैं। ठीक, अब अंडर रूट हटा दिया तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू ये आई, रखिए जरा वैल्यू, तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये आ जाएगा क्लोज लूप इंटीग्रेशन dl, और cos थीटा की वैल्यू ये लिखी गई है x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, इसको बाहर कर लीजिए, इसको बाहर करेंगे तो आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, ये x बाहर जाएगा, x अपॉन यहाँ पर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ पर हाफ है, तो जुड़ेगा तो आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, क्लोज लूप इंटीग्रेशन dl। अब आप बताइए ये क्या है? क्लोज लूप इंटीग्रेशन dl का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब होता है योग, और किसका योग? इस तरह के सभी छोटे छोटे एलिमेंट का योग। तो अगर बेटा बताइए ये रिंग है, और इस रिंग में ये छोटा सा एलिमेंट dl है, तो दूसरा एलिमेंट एक और dl होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह के सभी छोटे छोटे एलिमेंटों को जोड़ देंगे तो ये क्या होगी? रिंग की पूरी सरकमफ्रेंस बन जाएगी। अर्थात कि रिंग में यहाँ छोटे छोटे जो एलिमेंट हैं इन सबको अगर जोड़ते चले जाएंगे तो ये रिंग की पूरी क्या बन जाएगी? सरकमफ्रेंस बन जाएगी। क्योंकि आपको बताया कि यहाँ समाकलन का मतलब क्या है? योग, और किसका योग होगा? छोटे छोटे एलिमेंट्स का। तो रिंग के छोटे छोटे एलिमेंट्स का जब योग करेंगे तो पूरी सरकमफ्रेंस प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी सरकमफ्रेंस, मतलब इस तरह के सभी एलिमेंट का एडिशन, और सभी एलिमेंट को जोड़ देंगे तो रिंग की सरकमफ्रेंस मिल जाएगी। और सरकमफ्रेंस होती कितनी है? सरकमफ्रेंस होती है 2πr। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन क्लोज लूप dl इज इक्वल टू 2πr, तात्पर्य इस प्रकार के सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी? रिंग की सरकमफ्रेंस मिल जाएगी, अर्थात परिधि मिल जाएगी। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2πr। ठीक, अब बेटा ये बताओ, आपने पढ़ा था लेम्डा की वैल्यू कितनी थी? याद करिए, लेम्डा की वैल्यू थी टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ कितनी थी? सरकमफ्रेंस थी। टोटल लेंथ कितनी थी? सरकमफ्रेंस। तो यहाँ लेम्डा की वैल्यू रख देते हैं। लेम्डा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा QX अपॉन 2πr r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2πr। तो 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहां से किया क्या गया है? लेम्डा की वैल्यू रखी गई है, तो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया। ये आपके लिए फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। ये किसी चार्ज रिंग के एक्सिस पर x दूरी पर, ये दूरी x थी, x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? एक्सप्रेशन है। अगर कोई कहता है कि इस रिंग के सेंटर पर आप
इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करिए। तो रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्राप्त करेंगे? इस पॉइंट P को धीरे धीरे ऐसे लेते जाइए आगे की ओर धीरे धीरे ले जाएंगे तो x का मान घटेगा और x का मान घटते 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 यहाँ जब सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो शून्य हो जाएगा। अर्थात अगर ये प्रेक्षण बिंदु P जो है वो सेंटर पर पहुंच जाए तो x का मान शून्य हो जाएगा। अगर इसमें x का मान शून्य कर देंगे तो E बराबर भी क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अर्थात इस रिंग के केंद्र पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी और एक्सिस पर x दूरी पर जो होगी वो यहाँ पर लिखी गई है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन r² + x² की पावर 3/2। यही इसका एक्सप्रेशन है। ठीक, ये रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई।